नमस्कार दोस्तों। जागो ग्राहक जागो। कंपनियों के बेवकूफ बनाने वाले टैक्टिक के खिलाफ हम जितना ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएंगे उतना ज्यादा इन पर प्रेशर पड़ेगा। सरकार को भी यहाँ जरूरत है यहाँ सशक्त कानून बनाने की और कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की, जिस तरह से बाहर के डेवलप्ड कंट्री में किया जाता है। हम सभी देशवासियों को किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आवाज उठाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हम लोगों को नोटिस करना चाहिए कि कैलेंडर में साल 12 महीने का होता है, केवल साल का एक महीना फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए साल का हर महीना 28 दिन का होता है और साल में 13 महीना होता है। सभी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को मंथली मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के लिए देती हैं। ग्राहकों से मोबाइल रिचार्ज का पैसा लेने के लिए साल में 13 महीने का लेती हैं, लेकिन जब अपने ही कर्मचारियों को वेतन देने की बात आती है तो सभी टेलीकॉम कंपनियां साल में 12 महीने का वेतन देती हैं। ऐसा क्यों? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी टेलीकॉम कंपनियों से पूछना चाहता हूं कि जब साल में 12 महीने होते हैं तो सभी ग्राहकों को मोबाइल रिचार्ज का पैसा साल में 13 महीने का क्यों लिया जाता है? हर साल टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों से अरबों खरबों रुपए अवैध तरीके से वसूली करती हैं। जनवरी 2025 में जेप्टो के एंड्रॉइड ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपए में मिल रहे थे, वहीं आईफोन पर इनका रेट 57 रुपए पर केजी था। आधा किलो अंगूर आईफोन पर 146 रुपए में मिल रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड पर आधा किलो अंगूर की कीमत 65 रुपए थी। मैगी के पैकेट का साइज घटाकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। कोका कोला और थम्स अप का 20 रुपए में आने वाला छोटा साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। कंपनी जानबूझकर ऐसा सामान बनाती है कि कुछ समय के बाद वो खराब हो जाए। कंपनी के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि ये कंपनियां अपने मोबाइल को जबरदस्ती स्लो कर रही हैं। दूसरा, ग्राहकों को बता ही नहीं रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से मोबाइल स्लो चलने लगेगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, IQOO जैसे ब्रांड को चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। कल्पना कीजिए दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे हैं और आप घर से बाहर हैं। आपको इस टाइम घर लौटना है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ट्रेन अवेलेबल नहीं है। आपकी मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% बची है, तो आप जल्दी से अपना फोन खोलते हैं टैक्सी बुक कराने के लिए एक ऐप के जरिए। उम्मीद ये है कि ऐप आपके लिए टैक्सी बुक करा देगी और आप जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस ऐप को खोलते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। प्राइजेज नॉर्मल से दुगने हैं। शायद आप सोचते हैं ये सर्च प्राइस है क्योंकि इस टाइम कम ड्राइवर अवेलेबल हैं और डिमांड ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि आपके फोन में अब सिर्फ 3% बैटरी बची है। इसीलिए आप जल्दी से दुगने प्राइस पर टैक्सी बुक कराकर घर पहुंच जाते हैं। अब कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूं कि ये सर्च प्राइजिंग नहीं थी? इस ऐप को असल में पता था कि आपके मोबाइल में कम बैटरी बची है, इसीलिए ऐप ने आपके लिए प्राइजेज बढ़ा दिए। बेल्जियम के एक अखबार ने 2023 में एक स्टडी करी थी, जिसमें इन्होंने 2 फोन्स लिए। एक फोन्स की बैटरी लेवल 12% पर थी और दूसरे का बैटरी लेवल 84% पर था। दोनों फोन्स में उबर का ऐप खोला और सेम लोकेशन से टैक्सी बुक करने की कोशिश करी। प्राइजेस कंपेयर किया गया तो पता चला कि हमेशा 12% बैटरी वाले फोन पर उबर ज्यादा किराया चार्ज कर रहा था। हालांकि उबर ने इस चीज को डिनाई किया है कि ये कंपनी ऐसा नहीं करती है। लेकिन 2016 में NPR को दिए गए एक इंटरव्यू में उबर के हेड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च कीथ चैन ने कहा था कि उबर को पता चला है कि अगर फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो तो लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं, और उबर के ऐप को पता होता है कि आपके फोन्स में कितनी बैटरी बची है। हालांकि इन्होंने भी कहा था कि उबर इस इंफॉर्मेशन से प्राइजेज सेट नहीं करता है, लेकिन बार बार ऐसा क्लेम देखने को मिले हैं कि एक्चुअली में उबर ऐसा करता है। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी पाया कि लो बैटरी लेवल पर उबर कैब बुक करने के लिए लगातार ज्यादा पैसा मांग रहा था। इसके अलावा ऐसी ऐप पर एक और बहुत बड़ा आरोप लगता है कि ये आईफोन यूजर से एंड्रॉइड यूजर्स के मुकाबले ज्यादा पैसे मांगते हैं सेम चीज के लिए। इस ट्वीट को देखिए, जेप्टो पर भी यही आरोप लगता है। हरी शिमला मिर्च जो एंड्रॉइड फोन्स पर 21 रुपए में मिल रही है
आईफोन्स पर उसके लिए 107 रुपए मांगे जा रहे हैं। इस तरह के इंसिडेंट पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर कंपनी अजीबोगरीब तरीके से अपना रही है कस्टमर को लूटने की और बेवकूफ बनाने की। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की बात नहीं है। कंपनीज ये बड़े स्केल पर ऐसा कर रही हैं, ये सिस्टमेटिकली ऐसा कर रही हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से आप लोगों को कंपनी बेवकूफ बनाने का काम करती है। ये फोन जो आज हम लोग के पास है, इस फोन की बैटरी 3-4 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। 3-4 साल बाद बैटरी इतनी बेकार हो जाती है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं एक नया फोन खरीदने के लिए। लेकिन सोच कर देखो, अगर इन्हीं फोन्स में बैटरी इस तरह से लगाया जाए कि आसानी से खोलकर रिप्लेस किया जा सके। टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की बैटरी आसानी से रिप्लेस किया जाता है। लेकिन स्मार्टफोन में जानबूझकर बैटरी को इस तरह सील किया जाता है कि वह नॉन रिप्लेसेबल बन जाए। कंपनीज हमें मजबूर करती हैं रेगुलरली नए फोन्स खरीदने के लिए। इस चीज को कहा जाता है प्लैंड ऑब्सोलेशन। कंपनी जानबूझकर ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं कि वो कुछ समय तक चले और फिर खराब हो जाए। इवन उसके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि काफी समय से कस्टमर्स ने आरोप लगाए हैं कि एप्पल अपने आईफोन को स्लो कर देता है ताकि नया फोन लोग खरीदें। 2018 में इटली के कंपटीशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इन्होंने इसके बाद एप्पल पर 1 करोड़ यूरोज का और सैमसंग पर 50 लाख यूरोज का फाइन भी लगाया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि जब इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो ये नए सॉफ्टवेयर अपडेट पुराने फोन्स को जानबूझकर स्लो कर देते हैं। 2020 में फ्रांस ने भी एप्पल पर कंज्यूमर्स को बताए बिना पुराने फोन्स को स्लो करने के लिए 2.5 करोड़ यूरोज का फाइन लगाया। यानी कि ये कंपनियां आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही हैं। दूसरा, ग्राहकों को बता भी नहीं रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। एप्पल ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि पुराना होने पर कुछ आईफोन मॉडल को स्लो किया जाता है, लेकिन कंपनी ने बहाना दिया कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि पुराना होने पर फोन्स की बैटरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उसके अनएक्सपेक्टेडली बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो रिप्लेसेबल बैटरी क्यों नहीं बना देती और बैटरी रिप्लेस करने के ऑप्शन क्यों नहीं देते आसानी से। पिछले साल के इस खबर को देखिए, अमेरिका में एप्पल को बाकायदा पैसे पे करने पड़े वापस ग्राहकों को इस इशूज की वजह से। टोटल में $500 मिलियन अमाउंट कस्टमर को देना पड़ा था। लेकिन ये प्लैंड ऑब्सोलेशन कोई नया आइडिया नहीं है। यह लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसा बल्ब बनाया करते थे जो लंबे समय तक चलते थे, लेकिन उससे इनकी कमाई कम हो रही थी। इसीलिए सभी कंपनियों ने कम चलने वाले बल्ब को बनाना शुरू कर दिया। आज इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अलायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनका लाइफ स्पान सिर्फ 3 से 4 साल रह गया है। आज के दिन ये सब 2-3 सालों में ही खराब हो जाते हैं। कंपनी जानबूझकर सस्ते मटेरियल और ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करती है जिससे कि चीजें आसानी से टूटे और आप मजबूर हो जाओ चीजों को दोबारा खरीदने के लिए। इसका समाधान सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर ही आ सकता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर के रूल्स बनाए इसी चीज को काउंटर करने के लिए। इन रूल्स में कहा गया कि कंपनी को कम से कम एक प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 सालों तक उस प्रोडक्ट के रिपेयरमेंट पार्ट रखने होंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खुद से रिपेयर करना आसान होना चाहिए। इसी कानून की वजह से एप्पल ने भी आईफोन 15 से यूएसबी चार्जर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही चार्जर जो एंड्रॉइड फोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए। इससे पहले एप्पल चार्जिंग के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का इस्तेमाल करता था जो उन्होंने खुद बनाया था। तो अगर किसी की चार्जिंग केबल खराब हो जाए तो आप सिर्फ एप्पल से ही जाकर के इस चार्जिंग को खरीद सकते हो। दूसरी टैक्टिक आती है यहाँ पर श्रिंकफ्लेशन की। 2001 में जो 10 रुपए की पार्ले जी की पैकेट आती थी उसमें 140 ग्राम बिस्किट आते थे। 2022 में यही 10 रुपए के पैकेट में 110 ग्राम बिस्किट रह गए। कई सालों पहले जब ये बिस्किट शुरू हुआ था तो इसमें 250 ग्राम बिस्किट आते थे।
इसी चीज को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। टाइम के साथ साथ कंपनियां प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन अपने प्रोडक्ट की साइज को छोटा करती जाएंगी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप कोको कोला की 20 रुपए की आने वाली छोटी बोतल की साइज 250 ml से घटकर 200 ml हो गई है। इस चीज पर कई सारे मीम्स भी बनते हैं, जैसे ये देख लो बिग मैक 2004 में आता था और 2024 में जो बिग मैक की साइज रह गई। लेस के पैकेट में चिप्स सिर्फ गिनती के रह गए हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ हवा बिकती है। जबकि 10 रुपए का आधा किलो आलू मिलता है, लेकिन एक पैकेट में एक आलू का भी चिप्स नहीं रहता है। 2022 में 3 महीने के अंदर 10 रुपए के बीम साबुन का साइज 155 ग्राम से घटाकर 135 ग्राम कर दिया गया। हल्दीराम की 10 रुपए की आलू भुजिया, इसमें पहले 55 ग्राम होता था, लेकिन अब 42 ग्राम बचा है। पहले 1 रुपए के हाजमोला में 6 टैबलेट आती थी, अब सिर्फ 4 रह गया है। ये चीज इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही है। 2022 में डोमिनोज ने अपने $7.99 वाले चिकन विंग्स की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दिया है। 2023 के पहले वॉलमार्ट के टॉयलेट पेपर में 168 सीट्स आती थी, इन्हें 28% घटाकर 120 सीट पर कर दिया गया है। इसकी साइज भी छोटी हो रही है। कई बार तो ये चीजें इतने इनोवेटिव तरीके से की गई हैं कि ग्राहकों को पता भी न चले कि ये हुआ भी। This is this year's egg. Yes. This is the egg. Oh, wow! Look at that! Judge for yourself, America. है। जैसे कि जब 2013 में कैडबरी ने डेयरी मिल्क बार साइज 10% घटाया, तो उन्होंने स्क्वायर्स का साइज थोड़ा सा छोटा किया और पूरे चॉकलेट बार की मोटाई को कम कर दिया। फिर आती है टैक्टिक बजवर्ड मिसयूज करने की। इसका मतलब है जो भी वर्ड मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है उसे इस्तेमाल करो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में और कस्टमर्स को उल्लू बनाओ। जैसे कि आज के दिन AI वर्ड बड़ा ट्रेंड में है, तो कंपनी ने फोन्स, टीवी, वॉशिंग मशीन और बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम में AI जोड़कर ये कंपनियां प्रोडक्ट को बेचते समय कहती हैं हमारे प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, या हमारी ये वॉशिंग मशीन AI पावर्ड मशीन है। ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने से लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया होगा, इसमें इसको तो खरीदना बनता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। AI वॉशिंग मशीन आ रही है जो कपड़े के फैब्रिक को पहचान लेती है, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि ये बेसिक टेम्परेचर सेटिंग का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को नई चीजें बेचने में मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं। जैसे कि ये फेमस RO का ब्रांड कहता है कि वह डॉक्टर की नंबर 1 चॉइस है, जिसे सुनकर लगता है कि सारे डॉक्टर ने इसी RO को इंडोर्स किया है। कई सारी टूथपेस्ट कंपनी भी यही कहती हैं कि हम तो डेंटिस्ट की पहली चॉइस है, इतने प्रतिशत डेंटिस्ट ने हमें रिकमेंड किया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल के रूल ऑफ एथिक्स के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट को इंडोर्स और रिकमेंड नहीं कर सकता। ASCI ने ऐसे दावों को मिसलीडिंग बताया है और ऐसे कंपनियों को अक्सर ऐड वापस लेनी पड़ी है। ग्राहकों को लूटने की अगली टैक्टिक आती है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनी अपने मेन सस्ते प्रोडक्ट को बेचकर लोगों को डिपेंडेंट बना देती है। असल में कंपनी अपनी प्रॉफिट किसी साइड प्रोडक्ट से कमाती है जो ज्यादा महंगा हो, जिसे आपको बार बार खरीदना पड़े। जैसे रेजर और ब्लेड के मामले में क्या होता है कि रेजर एक बार खरीदा जाता है, लेकिन ब्लेड को हमें बार बार खरीदना पड़ता है। यहीं से इसका नाम आया है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनियां ज्यादातर प्रॉफिट अपना ब्लेड बेचकर कमाती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। प्रिंटर्स का बिजनेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कंपनियां प्रिंटर्स को घाटे में बेचती हैं ताकि बाद में महंगी इंक बेची जा सके। यहाँ पर आप सोचोगे कि कोई इंक खरीदी जा सकती है प्रिंटर्स में लगाने के लिए, लेकिन इन कंपनियों ने जानबूझकर इस डिवाइस को ऐसा बना रखा है अपने प्रिंटर्स की सिर्फ इन्हीं की कंपनी की इंक कार्टेज इस प्रिंटर में डले। प्रिंटर्स में अधिकतर कंपनियां माइक्रोचिप लगाने लग गई हैं, जिनमें बीच बीच में फर्मवेयर अपडेट इशू की जाती है ताकि आप थर्ड पार्टी का इंक ना इस्तेमाल कर पाएं। 9 कंपनियों ने 2018 में ऐसे 900 अपडेट भेजे, यानी हर दिन के 3 अपडेट भेजे, ये चेक करने के लिए कि आपके प्रिंटर में दूसरी कंपनी की इंक तो नहीं डली है। अगर डली है तो आपका प्रिंटर काम करना बंद कर देगा। अगर खराब नहीं हुआ तो प्रिंटर की वारंटी खत्म हो जाती है। और ये चीज ग्राहकों को प्रिंटर बेचते वक्त नहीं बताई जाती है। 1 लीटर इंक बनाने में किसी प्रिंटर वाली कंपनी को $20 से $40 की लागत आती है।
लेकिन ये बेचते हैं कितने में? इस इंक को 1 गैलन इंक 3.7 लीटर इंक बेची जाती है लगभग $12,000 में। ये रकम इतनी महंगी होती है कि इंसान का खून भी इससे सस्ता होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कभी किसी प्रिंटर्स वाली कंपनी से पूछोगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो वो बहाना मारेंगे कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये सिर्फ पैसा कमाने की एक टैक्टिक है, ग्राहक को लूटने की एक टैक्टिक है। ऊपर से यहाँ हमें इंक कार्टेज में श्रिंकफ्लेशन देखने को मिलता है। इंक कार्टेज की क्वांटिटी लगातार कम होती जा रही है। एचपी जो कंपनी है इसी मुद्दे को लेकर बड़े प्रॉब्लम में फंस गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्हें अपने ग्राहकों से माफी भी मांगनी पड़ी थी। लगभग 2000 कस्टमर्स को $50 के हिसाब से $1,00,000 तक कंपनसेशन देनी पड़ी थी। 2022 में यूरोप में सेटलमेंट हुआ और एचपी को 13.5 लाख कंपनसेशन देनी पड़ी थी। 2019 में एक दूसरी कंपनी इप्सन पर भी अमेरिका में केस हुआ क्योंकि उनके प्रिंटर्स थर्ड पार्टी इंक का इस्तेमाल करने पर काम करना बंद कर देती। एक छोटे लेवल पर इसी टैक्टिक का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफायर कंपनी भी करती है। आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा, हर साल आपको सर्विसिंग कराना पड़ेगा, फिल्टर बदलना पड़ेगा। अगर अच्छा फिल्टर लगा दिया गया होता तो बार बार इसमें फिल्टर नहीं बदलना पड़ता और ये काफी समय तक चलता। अगर सभी कंपनी एक इंडस्ट्री में ग्राहक को उसी तरह से लूटती रहती हैं तो ग्राहक के पास और कोई चॉइस नहीं बचता है। इनोवेशन शब्द को अक्सर मार्केटिंग के तौर पर बेचा जाता है। इनोवेशन के नाम पर कभी मोबाइल को ऐसे मोड़ दिया जाता है, कभी वैसे मोड़ दिया जाता है, कभी एक कैमरा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, कभी सिम स्लॉट को ऊपर से नीचे कर दिया जाता है। आईफोन 16 और आईफोन 15 को किसी आम इंसान को दो और बोलो कि इसमें दोनों में फर्क बताओ तो उसे घंटों लग जाएंगे फर्क ढूंढने में। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, IQOO जैसे ब्रांड को चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। ये ब्रांड्स अपने अलग अलग फोन्स लॉन्च करते हैं। आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये सब पीछे से एक ही कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इस कंपनियों के द्वारा इस लूटमारी में ग्राहकों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर भी बहुत बड़ा भयानक असर पड़ रहा है। 2020 में स्मार्टफोन के द्वारा 580 मिलियन टन CO2 का एमिशन हुआ। इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ई वेस्ट भी जनरेट होता है। दुनिया के सारे ई वेस्ट में 10% ई फोन्स से आता है। एक और चालू टैक्टिक ग्राहकों को उल्लू बनाने की है, ड्रिप प्राइजिंग। इसमें पहले प्रोडक्ट की कीमत कम दिखाई जाती है, लेकिन जब वो परचेज करने लगते हैं तो तरह तरह के टैक्सेस और चार्जेस जोड़कर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी जाती है। यानी जो एड में दिखाया जाता है वह प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस नहीं होता है। कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार कम कीमत का लालच देकर कस्टमर को फंसा लिया तो एडिशनल कॉस्ट का पता चलने तक ग्राहक प्रोडक्ट खरीदने का मन बना चुका होगा, कस्टमर वापस नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जूते 4700 की बताए जा रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें खरीदने चलते हैं तो हैंडलिंग, डोनेशन, प्लेटफॉर्म फीस को लेकर इसकी असली कीमत पड़ती है 5130 रुपये। यही चीज फूड डिलीवरी ऐप भी करती है। जब आप खाना ऑर्डर कराते हो या फिर सिनेमा हॉल की टिकटें खरीदते हो किसी बुक मैसो जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर, केंद्र सरकार इसे लेकर ऑलरेडी एक वार्निंग दे चुकी है, लेकिन कंपनियां ये करना बंद नहीं किया। ड्रिप प्राइजिंग की तरह एक और टैक्टिक आती है, बेट एंड स्विच मेथड। इसमें कंपनियां अच्छा और कम प्राइस वाला ऑफर देकर ग्राहकों को फंसाती हैं और उसे दूसरा प्रोडक्ट बेच देती हैं। मान लीजिए एक ग्राहक 50 इंच का टीवी खरीदने गया। जब वो स्टोर पहुंचा तो दुकानदार ने कहा कि ये तो सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन तब तक कस्टमर ने टीवी खरीदने का मन बना ही लिया था। तो सेल्समैन ग्राहक से आकर कहता है कि ये सोल्ड आउट जरूर हो गया है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और टीवी है 30 इंच वाला। टीवी देख लो, सस्ता है प्राइस में और काफी अच्छा है, लेकिन दुकानदार जब इसे बेचता है तो वास्तव में इस टीवी पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है।
होटल बिजनेसेस में बेट एंड स्विच मेथड मॉडल का बहुत इस्तेमाल होता है। होटल कस्टमर्स को फंसाने के लिए पहले कम प्राइस के कमरे दिखाए जाते हैं जिसमें मैंडेटरी फीस शामिल होती है, लेकिन चेक आउट करते समय ये फीस और तरह तरह के चार्जेस जोड़कर ज्यादा पैसा ले लेते हैं। कई ई कॉमर्स कंपनियों पर इसी तरह के आरोप लगते हैं। 2024 में सौरभ नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट करके दिखाया कि उन्हें फ्लिपकार्ट के एंड्रॉयड ऐप पर जो सूटकेस मिल रहा था 4,119 रुपए में, लेकिन iOS ऐप पर उसी सूटकेस का प्राइस 4,799 रुपए था। जनवरी 2025 में जेप्टो के एंड्रॉयड ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपए में मिल रहे थे, वहीं आईफोन पर इसका रेट 57 रुपए पर किलो था। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपए में मिल रहे थे, वहीं एंड्रॉयड पर इसकी कीमत सिर्फ 65 रुपए थी। कई ऐप की तो सब्सक्रिप्शन फीस भी अलग होती है। आईफोन पर यूट्यूब प्रीमियम 195 रुपए, वहीं एंड्रॉयड पर इसकी कीमत 149 रुपए है। ट्विटर पर प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे आईफोन पर मंथली 2,299 रुपए, वहीं एंड्रॉयड पर इसकी कीमत 2,150 रुपए। इसी तरह से ग्राहक जब सोने चांदी के गहने खरीदने जाते हैं तो उनसे सोने के 24 कैरेट के दाम वसूले जाते हैं, लेकिन ग्राहक को 16 कैरेट 18 कैरेट सोने के गहने दिए जाते हैं। लेकिन जब यही गहने उसी दुकान पर ग्राहक बेचने जाता है तो दुकान वाला 40% कटौती काट लेता है। जब ग्राहकों को दुकानदार सोने चांदी के गहने देता है तो जो उसमें टांके लगे होते हैं वह भी सोने चांदी के रेट से देता है, लेकिन जब वही गहने ग्राहक उसी दुकानदार को बेचने जाता है तो वही दुकानदार सोने चांदी में लगे टांके को 40% कटौती काट देता है कि यह सोना चांदी नहीं है। इस तरह से ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर लूटा जाता है। कंपनियों के इस बेवकूफ बनाने वाली टैक्टिक के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए भी। हम सभी देशवासियों को समाज और देश के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।